नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कृषि अर्थशास्त्र 12 कक्षा 12 के क्लास के अंतर्गत हम आपको जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन। इससे पहले के चैप्टर में हमने आपको बताया था कि आर्थिक नियोजन के चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं बताया था कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री और अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या होता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और अब ये वीडियो जो टॉपिक है उसका नाम है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत हम ऐसी समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो हमारे देश में या किसी भी देश के में व्यापक रूप से विद्यमान रहती हैं, जैसे अशिक्षा है, स्वास्थ्य की समस्या है, बेरोजगारी है, सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है। ऐसी बहुत सी तमाम सी समस्याएं हैं जिनके लिए, क्योंकि हमारा भारत देश एक विशाल देश है और इसमें जो इसकी समस्याएं हैं वो भी विशाल हैं, वो भी बड़ी हैं, बहुत व्यापक हैं। क्योंकि हमारा देश जो है उसमें करीबन 65% जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है और लगभग 27% जनसंख्या जो वो है वो गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है। तो यहाँ की समस्याएं भी ज़्यादा बड़ी हैं और अत्यधिक हैं। क्योंकि जब हमारी सरकारें या जब हम कि कोई भी नियोजन करते हैं यानी योजना बनाते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो इसी नियोजन के अंतर्गत आती हैं, इसी नियोजन का एक नमूना है। तो जब ये आर्थिक नियोजन होता है तो किस क्षेत्र में क्या समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी है या मुखर रूप से मौजूद है, तो उस समस्याओं को या उन समस्याओं का निवारण करने के लिए ये आर्थिक नियोजन की जो रीत है वो अपनाई जाती है। और हमारे देश में पंचवर्षीय योजना इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ के अंतर्गत हम जान लेते हैं कि नियोजन एक ऐसा प्रयास है जिसके अंतर्गत हमारे साधन सीमित होते हैं और हमारी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम अपने साधनों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं या ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण हो सके और हमें अधिकतम हमारे लक्ष्यों की संतुष्टि हो सके और अधिकतम हमें लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार से हमारे जो इच्छित लक्ष्य होते हैं, जो हमारे दिमाग में जो ये लक्ष्य चल रहे हैं, हम अपने उन्नति के लिए किन लक्ष्यों की प्राप्ति करें, उनको प्राप्त करने में हमें सफलता हासिल होती है। ये कहलाता है आर्थिक नियोजन। अब इसके लिए हमारे यहाँ जो एक योजना आयोग है, जो कि अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसको बदल करके नीति आयोग का नाम दिया हुआ है और ये हमारे देश में प्लान करता है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की योजनाएं लागू की जाएं जिससे हमारा इच्छित जो लक्ष्य है या जो हमने अपने मन में ठान लिया है कि हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इसका कार्य ये नीति आयोग करता है, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो स्वयं पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो हम जान लेते हैं कि हमारे यहाँ योजना आयोग ने क्या कहा। नीति आयोग से पहले जो योजना आयोग था उसने इसके बारे में क्या कहा है। इसने कहा है कि नियोजन वास्तव में सुनिश्चित सामाजिक लक्ष्यों की दृष्टि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए साधनों को संगठित करने एवं उपयोग में लाने की पद्धति है, विधि है, रीति है। क्योंकि जो भी हमारे यहाँ साधन हैं उनके हिसाब से हमारा सामाजिक
जो लक्ष्य है उसकी कैसे प्राप्ति हो, अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त हो, इसके लिए साधनों को संगठित करके और उनको उपयोग में कैसे लाया जाए, ये नियोजन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा प्रोफेसर हैरिस ने क्या कहा है कि नियोजन मुख्य रूप से उपलब्ध साधनों के संगठन और उपयोग की ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। मतलब अधिकतम लाभ की प्राप्ति कैसे की जाए, इस बात का नियोजन किया जाता है। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत इस बात का निर्धारण किया जाता है। अब नियोजन के प्रकार, नियोजन दो प्रकार के होते हैं। नियोजन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आर्थिक नियोजन, और दूसरा होता है सामाजिक नियोजन। अगर हम कोई भी नीतियां बनाते हैं और उन पे अमल नहीं कर पाते हैं या अमल नहीं हो पाता है, तो वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक सुंदर मछली जो दिख रही है केवल हमें, लेकिन हम उसको पा नहीं सकते हैं। तो जो भी विशिष्ट समस्याएं होती हैं, इनका हल खोजने के लिए अर्थशास्त्री जो होता है वो प्रत्येक क्षेत्र में कारगर होता है, चाहे वो सामाजिक हो और चाहे वो आर्थिक हो। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत हम कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कृषि में कैसे नियोजन करें, किस प्रकार से योजनाएं बनाएं जिससे हमारा जो देश है, जो कृषि प्रधान देश है, उसको कैसे तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। और दूसरी चीज़ है हमारे यहाँ उद्योग धंधे। उद्योग धंधे हमारे यहाँ जो हैं वो बहुत ही कम हैं, क्योंकि एक तो उद्योग दो प्रकार के होते हैं, एक लघु उद्योग और एक कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों की जो दशा है वो अत्यधिक दयनीय है, और लघु उद्योग के लिए भी सरकार बहुत सारा लोन देती है, जो दीर्घकालीन होते हैं, अल्पकालीन होते हैं, मध्यमकालीन होते हैं। तो इनके द्वारा वो सहायता भी करती है, ये नियोजन के अंतर्गत। और दूसरा है व्यापार। व्यापारी वर्ग को कैसे राहत दी जाए, व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए जिससे लोग अपनी जीविका को चला सकें। और इसके बाद में है यातायात, संचार के क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, प्रति व्यक्ति अधिकतम आय कैसे हो सकती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हैं आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आती हैं। और सामाजिक नियोजन क्या है, जैसे कि शराबबंदी, मातृत्व की देखभाल और कल्याण, शिशु कल्याण या श्रम कल्याण, अपाहिजों और विकलांगों की देखभाल कैसे करनी है, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार कैसे होना है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक कल्याण को कैसे करना है, सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए। ऐसी समस्याओं का, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे समाज में विद्यमान, जिसलिए अभी बोल चुकी हूँ कि हमारा जो भारत है वो एक विशाल देश है, और जब विशाल देश है तो इसमें समस्याएं भी इसमें बड़ी हैं, व्यापक हैं। इस कारण ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके अंतर्गत इस आर्थिक नियोजन के अंतर्गत इन समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिससे कि एक ऐसा प्रयास किया जाता है जिससे कि समाज को सामाजिक समरसत्ता और समानता और सामाजिक न्याय मिल सके और बंधुत्व की भावना का विकास हो। इस तरह सामाजिक गति जो है हमारे देश की, वो एक स्वचालित यंत्र की तरह चल सके, अपने आप चल सके आर्थिक नियोजन के द्वारा। तो ये नियोजन के अंतर्गत हमने इस बात का अध्ययन किया कि आर्थिक नियोजन और सामाजिक नियोजन के अंतर्गत हमारे अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। अब हम आ जाते हैं नियोजन की आवश्यकता तथा महत्व के नामक टॉपिक पर आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं कि भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्या है। तो देखिए, पहला इसलिए इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत में जो है आर्थिक और सामाजिक समस्याएं बहुत हैं, जो
इतनी आज़ादी कितने समय बाद भी अपने मूल रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे देश की सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, लेकिन मन अनुकूल जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता आज भी यहाँ पर नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आम आदमी है वो ही इसके लिए जागरूक नहीं है भी है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो 27% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही है, इसकी निवारण के लिए भी सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। तो देखिए इसमें क्या है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए जब नियोजन अपनाया गया और नियोजन की आवश्यकता को महसूस किया गया, क्योंकि समस्याएं कितनी है, गरीबी है हमारे यहाँ, बेरोजगारी है, भिक्षावृत्ति यानी भिक्षा वृत्ति काफी हद तक है, इसके अलावा छुआछूत है, अशिक्षा है, अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, बाल अपराध हैं, वेश्यावृत्ति है, सांप्रदायिकता है, औद्योगिक तनाव है और अस्वस्थ स्वास्थ्य इच्छा। इसके बाद आर्थिक पिछड़ापन जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए भारत में नियोजन की आवश्यकता है। अब भारत में नियोजन कैसे कर सकता है? देखिए देश के भौतिक एवं अभौतिक साधनों को वो देख करके अनुपात लगाएगा कि कैसे मानवीय संसाधन कितने हैं, भौतिक संसाधन कितने हैं और अभौतिक संसाधन। इसके बाद में वो एक रणनीति बनाते हैं कि इन साधनों का प्रयोग कैसे किया जाए जिससे हमारे देश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और हमारे देश का विकास हो सके। इस प्रकार इस योजना को सफल बनाना, संचालन करना और अपने नए प्रयोग के लिए रणनीति को तैयार करना। सरकारों इसके लिए क्या होता है, केंद्र सरकारें राज्य सरकार से भी परामर्श लेती हैं समय समय पर और जो योजना की प्रगति है इसका मूल्यांकन करती हैं। तो ये इसकी आवश्यकता के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है। अब हम आ जाते हैं इसके महत्व के ऊपर। इसके महत्व के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि इसका महत्व जो है कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का महत्व कितना है, पहले इस बात को जान लेते हैं। क्योंकि व्यवस्था है भारत में यदि गांव का विकास नहीं हो पाया या कृषि का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि लगभग 65% जनसंख्या हमारे यहाँ खेती पर निर्भर करती है और अगर कृषि की दशा अच्छी नहीं होगी तो हम ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे गांव का विकास हुआ है या हमारे देश का विकास हुआ है, क्योंकि भारत देश की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है। तो पहले गांव का विकास होना चाहिए, क्योंकि एक बार जब हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने भी ये बात कही थी कि भारत में जो समृद्धि का रास्ता है वो खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है या जाता है। जो राष्ट्रीय आय है हमारे यहाँ संबंधित घरेलू कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें जो योगदान है उसका क्षेत्र कितना है, 22.2% है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आधारशिला है वो कृषि है। जब तक कृषि में सुधार नहीं होगा तब तक हम किसी भी क्षेत्र के बारे में सुधार के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो इसका सबसे पहले है कि हमारे यहाँ जो खेती है वो मुख्य जीविका का साधन है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, अत्यधिक गरीब हैं, लेकिन उनके पास बीघा 2 बीघा 3 बीघा खेती है, वो उससे अपने हैंड टू माउथ यानी अपने लिए खाने और कमाने लायक अपना अनाज उत्पादन कर लेते हैं, जिससे वो कृषि जो है वो मुख्य रूप से आजीविका का साधन भारत में मानी जाती है। दूसरा है राष्ट्रीय आय में योगदान। देखिए जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो ये बात दूसरे चैप्टर की है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रही हूँ कि हमारे यहाँ 3 क्षेत्र माने जाते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र राष्ट्रीय आय में योगदान के संबंध में। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारे यहाँ कृषि आती है, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब भारत की जो कृषि के जो योगदान था राष्ट्रीय आय में वो लगभग 52% था, लेकिन अब धीरे धीरे घट करके 22.2% रह गया है। इसके भी कई एक कारण हैं जो कि अलग टॉपिक का अध्ययन का विषय है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको। तो इस कारण से जो कृषि जो है वो राष्ट्रीय आय में योगदान देती है। अगला है इसका औद्योगिकरण का आधार, क्योंकि अगर हमारे जो भी उद्योग हैं वो कृषि पर ही आधारित है, क्योंकि कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से ही होती है, जैसे कि
सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, इस तरीके से गन्ना उद्योग यानी चीनी उद्योग, इनकी सभी की प्राप्ति हमें कृषि से ही प्राप्त होती है। अगला है आंतरिक व्यापार में वृद्धि। कृषि का क्या महत्व है हमारे भारतवर्ष में? इसके लिए हमें जो देश का जो अंदरूनी व्यापार है, ये कृषि का मुख्य आधार है। जैसे गेहूं है, चावल है, कपास है, दालें हैं, जूट है, ये सब हमें खेती से ही प्राप्त होती हैं। अगला है परिवहन व्यवस्था का आधार। देखिए, जब खेतों में अन्न उपजता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है बेचने के लिए, ताकि जहाँ पर उपलब्ध नहीं है जो फसल, वहाँ पर उस क्षेत्र को भी प्राप्त हो सके। इसके लिए परिवहन के साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। जब परिवहन के साधनों का इस्तेमाल होगा तो परिवहन के साधनों का विकास भी होगा, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। इसके बाद में है राजस्व में योगदान। हमने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रीय आय या राजस्व में कृषि क्षेत्र का, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इसका योगदान काफ़ी था, लेकिन अब ये थोड़ा सा घट चुका है। जैसे कृषि के अंतर्गत हम बहुत सारे शुल्क लगाते हैं, आयात और निर्यात उत्पादन कर, आयात और निर्यात शुल्क, इसके बाद में संपत्ति कर, माल गुजारी कर, सिंचाई कर और कृषि आय कर। ऐसे कर सरकार कृषि पर लगाती है, जिसके कारण उसे राजस्व की प्राप्ति होती है। इसके बाद है विदेशी मुद्रा प्राप्ति का साधन, वो भी कृषि है। और आर्थिक विकास, क्योंकि यदि कृषि के लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं जब, तो हमारे आर्थिक विकास की गति भी धीमी हो जाती है। क्योंकि पहले से ही ये अनुमान लग जाता है कि इस साल गेहूं की फसल का उत्पादन इतना होना है या इतना होगा, चावल की फसल का उत्पादन इतना होगा, गेहूं या आलू का, यानी कोई भी फसल हो उसके उत्पादन का अनुमान सरकार पहले लगा लेती है। फिर उससे कम यदि उत्पादन होता है या ज़्यादा कम होता है तो हमारे आर्थिक विकास की गति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये तो था हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, इसका हमने अध्ययन किया। और अब हम आ जाते हैं कृषि अर्थशास्त्र का। अभी तक हम कृषि को पढ़ रहे थे, अब कृषि अर्थशास्त्र पर आ जाते हैं। कृषि अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय नियोजन में महत्व। महत्व देखिए, विकास के लिए उचित नीति निर्माण में सहायक, क्योंकि जब भी विकास होता है, हम कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें इस बात का पता चल जाता है कि समय एवं परिस्थितियां कैसी हैं, इसी अनुरूप कृषि के विकास के लिए सरकार नीतियों का निर्धारण करने में सहायता मिलती है कृषि शास्त्र के अध्ययन से। अगला है जैसे कृषि उपजों की कीमत, कितनी कीमत निर्धारित की जाए, या आयात निर्यात नीति को कैसे बनाया जाए, करों का निर्धारण कैसे किया जाए, साख व्यवस्था कैसे की जाए। ये सब हमारे अर्थशास्त्र के अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग टॉपिक हैं, जिनका अध्ययन हम क्रम बाय क्रम आगे करेंगे। इसके बाद समाज कल्याण में सहायक, क्योंकि हमारे देश में मुख्य जो आय का साधन है वो लोगों का पास ज़्यादातर खेती है या मजदूरी है। तो वो जो कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन से क्या होता है, ग्रामीण समाज को आर्थिक एवं सामाजिक शोषण से बचाने में सहायता मिलती है। संतुलित आर्थिक विकास में सहायक, अगली इसकी हेडिंग है, क्योंकि जब संतुलित विकास होगा, जैसे कि हमारे एक क्षेत्र, जैसे हम ले लें हरियाणा और पंजाब में किसान ज़्यादा संपन्न हैं, लेकिन हमारे यूपी और बिहार में थोड़ी स्थिति खराब है, यानी उनकी स्थिति थोड़ी दयनीय है। तो क्या होता है, जब सरकारें अपनी योजनाएं बनाती हैं तो वो ऐसी योजनाएं बनाती हैं ताकि इन क्षेत्रों के किसानों को इनका फायदा ज़्यादा मिल सके। अगला है
संसाधनों का उचित उपयोग एवं उत्पादन में वृद्धि। देखिए, जब हमारे जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, बहुत सारे देश हैं जहाँ कृषि की तकनीक में सुधार करके कृषि का उतना ही टुकड़ा रहता है जितना हमारे भारत में है। लेकिन वो इससे उपज ज़्यादा ले लेते हैं, जबकि हमारे भारत में इतनी उपज नहीं ले पाते हैं। लेकिन वहाँ उपज, क्योंकि वो कृषि करने के तरीके की जो तरीका है, जो टेक्नोलॉजी है, इसमें वो सुधार करके ज़्यादा उपज को प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि संसाधनों का प्रयोग कैसे करें ताकि उत्पादन में वृद्धि मिल जाए और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी इससे, और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। अगला इसका हेडिंग है बेरोजगारी उन्मूलन में सहायक। अब कृषि शास्त्र के अध्ययन से जो कृषि क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी है, जिसको अर्थ बेरोजगारी भी कहते हैं या सुप्त बेरोजगारी भी कहते हैं, इनको दूर करने में, निदान करके अध्ययन का बहुत ही महत्व है। तो राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विशेष महत्व है और इसके अध्ययन से हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होते हैं। तो इसके साथ ही आज आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने आज अध्ययन किया आर्थिक नियोजन क्या है और राष्ट्रीय आय में या राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है। इन टॉपिकों का हमने अध्ययन किया और इसके साथ ही हमारा टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे आपके साथ, और इसके साथ फिर वही एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।